आइए शुरू करते हैं आज लेक्चर थर्ड एसएससी जीडी का। पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। परसेंट दिया तो मैं मान के चलता हूँ कि क्रय मूल्य जो होगा, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 एक्स मानो, लिखा नहीं है इसलिए मैं मान लिया। ठीक है, जब ये 50% अधिक करेगा तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, एमआरपी इक्वल हो जाएगी 150 एक्स। ठीक है, 50% अधिक है। आगे 20% की छूट देता है, तो यहाँ जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना दे दिया, 20%। ठीक है, अब छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो एक चीज याद रखना, रिलेशन जो है लाभ यानी प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट तभी आप निकाल सकते हैं जब आपके पास क्रय मूल्य हो या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस ये तभी निकाले जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्वेश्चन पे अगर देखें तो हमारे पास डिस्काउंट दिया है और एमआरपी दिया है, क्रय मूल्य दिया है, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अगर क्रय मूल्य दिया है तो हमें पहला काम हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना यानी विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक चीज और है, अगर आपके पास एमआरपी दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है। ये तीन चीज का रिलेशन रहता है, एमआरपी, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। लेकिन लाभ और हानि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इनका रिलेशन होता है आपस में। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है तो आप लाभ निकाल लेंगे, हानि निकाल लेंगे। ठीक ना, डिस्काउंट परसेंट नहीं निकाल पाएंगे। डिस्काउंट परसेंट निकालना है यानी बट्टा निकालना है तो आपके पास अंकित मूल्य होना चाहिए, यानी एमआरपी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एमआरपी दिया है और डिस्काउंट परसेंट, तो पहला काम हम कर लें सेलिंग प्राइस निकालने का। तो सेलिंग प्राइस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस दिया ही है यानी विक्रय क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 2 हो गया तो हम लाभ या हानि निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी इंटू डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी 100 माइनस बट्टा परसेंट बटे। देन इसके बाद आपको वैल्यू रखनी है, एमआरपी की कितनी होगी 150 एक्स इंटू 100 में डी घटाइए 20% तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन 100। 10 10 10 10 कट गया तो 15 अट्ठे, तो आपको इंटू करना है। ठीक ना, तो 8 पंचे 40 और 8 एकम 12, 120 और एक्स। ठीक है, तो ये आपकी वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ। वस्तु को 100 रुपए में खरीदे थे मान लिया और 120 में बेचे थे, तो लाभ हुआ। अब लाभ बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, प्रॉफिट इज इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है। जब इसको घटाएंगे तो 120 एक्स में 100 एक्स घटा दिए तो कितना आया, 20 एक्स का लाभ हुआ। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे प्रतिशत बोला है लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला लगाइए आप। इसका फार्मूला प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 20 एक्स इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस 100 एक्स लिए थे हम, तो यहाँ पे रख दिए एक्स एक्स 100 से 100 तो बचा कितना 20, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 20%। आगे समझिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5 संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाए, समझिएगा जब कभी औसत निकालना हो तो 5 का ये औसत दिया 32, हम कुल जब निकालेंगे तो इनको आपस में इंटू कर देंगे। संख्या इंटू औसत बराबर कुल संख्या होती है। ठीक है, मतलब कुल कितना था जिसका औसत निकला है, 5 दूनी 10 और 5 3 16, कैरी ले लीजिएगा हाँ से। अब बोला एक संख्या हटा दें, तो 5 संख्या थी, एक घटाए तो 4 हो गई। ठीक है, तो औसत 28 हो जाता है। फिर से कुल निकालेंगे हम। ठीक है, 4 8 32 और 4 दूनी 8, ठीक ना, 3 11, इतना हो गया। देन इसके बाद हटाई गई संख्या कितनी थी, तो दोनों को आप घटाइए और आंसर मिल जाएगा, तो 8 हुआ, ये आपका 4 हुआ, 48। ठीक ना, 48 करेक्ट आंसर। आगे समझे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं को औसत कितना होगा। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे। ठीक है, तो स्वयं से कटने वाली जितनी भी संख्याएं होंगे सभी को हम लिखेंगे 32 के पहले की। तो शुरुआत हम करें अगर, ठीक है, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 23 + 29 + 31, इतनी संख्याएं हो गई। ठीक है,
ये सभी आवाज संख्याएं हैं। अब डिवाइड में इनको गिनेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इनको ऐड करेंगे, ठीक ना। देखते हैं 2 3 5, एक बार और चेक कर ले, 2 3 5 7 11 13 17, एक भूल गई यहाँ पे, 17 के बाद 19 होगा, ठीक ना। तो मैं यहाँ 17 लिखता हूँ, फिर 19 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 11 हो जाएगा। आज में टोटल 11 संख्या है। 116 का योग आएगा और देन 11 का डिवाइड करेंगे। अब इनको आपस में डिवाइड करें तो 11 कम 11, 5 16 होता 50 हुआ, तो 11 चौक 44, 50 में 44 गया तो 6 बचा, तो 60 हुआ, तो 11 बचे 55। तो देखते हैं 14, ये करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 नोटबुक और 6 पेन का जो मूल्य है वो 3000 है। तो मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ, नोटबुक को मैंने मान लिया x और पेन को मान लिया y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल 3000, ठीक है। देन उतने ही पैसों में से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीदता है। एक नोटबुक यानी x प्लस 12 y इज इक्वल उतना ही पैसा, मतलब इतना ही रुपया लग गया। आगे समझे, ठीक है इतना। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन में बना लेता हूँ, 1 और 2। दोनों में एक चीज कॉमन आपको दिख रही होगी, 3000 कॉमन है, ठीक है। तो 3000 को हम इक्वली रख लेते हैं, ये दोनों इक्वल है ना। तो समीकरण 1 और 2 बराबर हो गया, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल हो जाएगा x प्लस 12y, ठीक है। x को हम इधर लाएंगे, y को उधर ले जाएंगे, ये 12y माइनस 6y हुआ। देन 2x इज इक्वल हुआ 6y, देन 2 से डिवाइड हो गया तो कितना हुआ, x इज इक्वल 3y हुआ। अब इसे x के मान को हम समीकरण 2 में रखने हैं, या 1 में रखेंगे, किसी में भी आ जाएगा। तो हम कहीं भी रखें, इसमें रख देते हैं। तो x प्लस 12y इज इक्वल 3000, x की जगह ध्यान रखना है 3y रखना है, तो हम यहाँ रखेंगे 3y प्लस 12y इज इक्वल, ठीक है। और दोनों का अगर हम ऐड कर दें तो 15y हो जाएगा, 15y इज इक्वल हो जाएगा 3000। और 3000 को हम 15 से काट देते, 15 दूनी 30, यानी इतना आ गया 200। y का मान 200 आया, समझिएगा। बोला क्या है, पेन खरीदना चाहता है, पेन को हमने y माना है, तो हम सिंपली 15 का इंटू करेंगे, समझना y की वैल्यू है ना। 15 पेन यानी 15y हुआ, 15y में 15 गुणे इतना करेंगे और आंसर 15 दूनी 30, इसमें कहीं हो तो आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि यदि 15 पेन का मूल्य 3000 था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए एक नोटबुक का मूल्य क्या रहा होगा। क्योंकि मैंने y की जो मान निकाला है वो पेन का है, आपको x का मान निकालना है, वो बताना है क्या होगा। तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आंसर पा जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट्स करना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थी की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703, ठीक है, कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक चॉकलेट की समान संख्या, हमेशा याद रखना जब ये बोल दे समान। मैं इससे पहले भी पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो उसने बोला गया था समान संख्या। तो समान जब भी बोला जाता है तो एचसीएफ निकाल जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ एचसीएफ निकालने का। ये जो ऑप्शन 4 दिए हैं ना आपको, इन्हीं में से दोनों संख्याओं को भाग करिए, और जो संख्या काट देगी वही इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ही संख्या काटेगी दोनों को, 70 से काट के देखते हैं हम इसको 1003 को, ठीक है। ऐसे ऐसे करिए, काटिए। 17 17 छक्के 102, तो 17 को ना 85, 5 आया 17 9 सत्ते 63 आ गया ना, 17 से कट गया। आप इसको भी ऐसे 17 से काटिए, ठीक है। अगर कट जाएगा तो नहीं कटेगा, हम दूसरा ट्राई करेंगे, ऐसा भी नहीं है। 17 एकम 17, ठीक है। 17 पना 85, ठीक है। 17 नवैया कट गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही है आपका, मैं श्योर कहता हूँ यही होगा। बाकी आप ट्राई करिए, अगर कोई दूसरा नंबर काटे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो ध्यान रखना, जब आपको लेंथ दी है, लंबाई दी है ना, ठीक है,
और आपको समय दिया है, तो आपको चाल नहीं दिया है। तो चाल हम पहला काम करेंगे, चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी होगी 384 और बटे हम 12 का भाग करेंगे, तो 12 3 36 होता है, 2 बचा, तो 12 दूनी 24 यानी 32 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है। किसकी? रेलगाड़ी की। पहला काम हमने किया। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी, समान लंबाई बोला है मतलब एक रेलगाड़ी ये है 384 की पहली, तो दूसरी वाली की भी चाल क्या होगी? यही 384। और बोला क्या है? विपरीत दिशा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन, जब पिछले लेक्चर को आप देखिएगा तो उसमें मैंने बताया कि चालें कैसे जुड़ती और घटती हैं, कंडीशन तब समान और विपरीत में, तो मैंने उसमें डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ नहीं करूंगा। आपको जानकारी लेना तो उस वीडियो को आप ऑब्जर्व करें, तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्योंकि हम विपरीत दिशा दिया है तो हम चालों को जोड़ेंगे, तो दोनों की चाल जो होगी जुड़ने के बाद दोनों को लंबाई भी जुड़ेगी, चाल भी जुड़ेगी, ठीक है ना। तो चाल नहीं दी है दूसरे की, तो दूसरे की चाल को मैं मान लेता हूँ क्या? एक्स। ये दूसरे रेलगाड़ी की चाल है एक्स, एक्स मीटर पर सेकंड। तो दोनों के हम चाल जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 32 मीटर हो जाएगा। बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। एक की दूरी 384, दूसरे की भी समान है, बोला है ना, समान लंबाई। तो दोनों को जोड़ेंगे हम, तो 2 का गुणा ये 384 जोड़ दीजिए, 4 4 8 हुआ, 8 8 16 हुआ और 3 3 7 हो गया, कैरी मैंने जोड़ दिया। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय कितना दिया है? 12 सेकंड का, तो हम 12 का भाग कर देंगे, और जो हमारे एक्स का मान होगा वही दूसरे रेलगाड़ी की चाल होगी। इसको हम फाइंड करेंगे, तो चलिए करते हैं, ठीक ना। 12 छंग 72 होता है, 6 आ गया, 4 12 चौक 48, अब ये 32 जाके यहाँ घटेगा, तो एक्स इज इक्वल 32 मीटर पर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, ठीक ना। और इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हो कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो कोई चाल, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? इस क्वेश्चन को आपको कमेंट्स करना है। इसको बेसिक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे देन यू मस्ट सेंड मी दिस क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। अदरवाइज आप ऑब्जर्व करके भी इसका आंसर दे सकते हैं ना। देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, ठीक है। 6 पेन का जो क्रय मूल्य है, अगर 6 पेन जो आप खरीदते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं 30 रुपए, 6 पेन खरीदते हैं तो 30 रुपए, और वही जब बेचते हैं तो 5 रुपए में उतना मिलता है, तो बताइए लाभ हुआ कि हानि? 6 पेन खरीदे थे, समझिएगा, तो अगर मान लेते हैं, मान के चलते हैं 6 पेन 30 रुपए में मिले थे, लेकिन जब आप 5 पेन बेचे तो 30 रुपए में बेच दिए, हमको लाभ हुआ कि हानि? हमको प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हो ना। और हमेशा याद रखना, जब भी कभी लाभ होता है तो लाभ में विक्रय मूल्य जो होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है, क्रय मूल्य से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इन दोनों में बड़ा जो होगा ना, वो हमारा विक्रय मूल्य होगा, समझ गए। तो 6 हुआ बड़ा, विक्रय मूल्य हुआ, और -5 कर दिए तो ये क्रय मूल्य हुआ। अब बोला क्या? प्रतिशत लाभ या हानि, क्योंकि हमें हिंट पता चल गया है कि क्योंकि हम 5 रुपए में 30 रुपए में 5 पेन बेच रहे हैं तो लाभ है, तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो घटा देते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट जो होगा 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 1 पेन का प्रॉफिट हो गया। बोला क्या है? लाभ हो या हानि हो तो परसेंट बताइए। तो हमने फार्मूला इससे पहले क्वेश्चन में किया, उसमें बोला था लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है लाभ गुणे 100 अब बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होगा? छोटा वाला, यानी 5 होगा। इसका हम डिवाइड कर दें तो 20 पंचे 100 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर 20%। और इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था उसका भी करेक्ट आंसर 20% ही आ रहा था, ऐसा नहीं। देख क्वेश्चन में इसमें देता हूं कि 10 पेन का जो मूल्य है, 10 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है लाभ हुआ या हानि। अगर आपको पता चल जाए कि लाभ हुआ या हानि तो आपको उसका परसेंटेज भी निकाल के बताना है कि आगे क्या होगा, ठीक ना। आप तब तक क्वेश्चन लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये शंकु परिच्छेद से आया है, शंकु नहीं बेलन से आया है क्षेत्र में, तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन। अभी जितने भी लेक्चर अपलोड हुए उनमें नया क्वेश्चन आ गया है। तो इसके लिए आपको सभी फार्मूले पता होने चाहिए। बेलन का आकार कैसा होना चाहिए? ये बेलन है, सिलेंडर आपने देखा होगा, ये बेलन होता है। इसमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे ये जो होती है इसकी टोटल हाइट कहलाती है, ठीक ना। यहाँ से इसका डायमीटर होता है जिसको व्यास बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक आधी जो होती है इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक ना। अब इसके हम फार्मूले में आए तो इसको वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन। आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²h। इसी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है CSA ऑफ सिलेंडर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉस्ट
ठीक ना, CSA ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक ना। तो इसका फार्मूला होता है 2πRH, और एक होता है TCSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है 2πR+H। तो हमारे पास बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो फार्मूला हम क्या लगाने वाले हैं ये, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना R जो है त्रिज्या है और H क्या है, ऊंचाई है। और पाई का मान दिया हो या ना दिया हो 22/7, अगर नहीं दिया तो 22/7, दिया होगा तो आपको 3.14, ये बेसिक हो गया। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो इसको भी चर्चा हम नहीं करेंगे, आपको यहाँ से आपको नोट कर लेना है। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो त्रिज्या दिया है, आर की वैल्यू दी है, 70 सेंटीमीटर आधार बोला है, ठीक ना। एक चीज और याद रखना, कभी भी जो क्वेश्चन पढ़े और उसमें ऊंचाई त्रिज्या दिया तो इनमें आपको काम क्या करना है, इनकी यूनिट जरूर देखना है। यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, अगर यूनिट सेम है तो आंसर भी मिला ले सेंटीमीटर में, तब आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर सेम हो तो इसमें कोई चेंजेस करने ही नहीं, अगर सेम ना हुआ तो सेम करना पड़ेगा। मीटर है 1 सेंटीमीटर है तो मीटर मीटर बना लो भाई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर बना लो। अगर इतना नहीं कर सकते तो आंसर देख के देख लो कि आंसर में मार्क क्या रहा, सेंटीमीटर मांग रहा सेंटीमीटर बनाओ ऊपर वाले क्वेश्चन, और मीटर मांग रहा तो मीटर बनाओ। अगर ज्यादा होशियारी किए क्वेश्चन पे, अगर इन बेसिक चीजों को नहीं देखे तब भी गलत, ठीक है ना। तो हमारे पास सेंटीमीटर कॉमन वैल्यू मिल गई है। अगर आर की वैल्यू चेक करें तो 70 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है आपको दी है 14 सेंटीमीटर। चलिए देन हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला आप देख लेना, ये 2πRH लिखा है, 2πRH, तो 2 गुणे 22/7, और आर की वैल्यू जो दी है कितना 70 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू 14, काटी तो 10 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे 14 सत्ते 58 लिखिए, 58 गुणे तो अगुणे 10 करिए तो 2 8 16 दूना 18, ठीक ना। यहाँ पे गुणा करना है आपको। अभी यहाँ पे 14 वे है, ये मैंने 14 दूनी 28 करना है मुझे, यहाँ पे पहले 14 दूनी 28 इंटू 22 करना है। एक मैं इरेज करके बताता हूँ, देखिए बाई दूनी 44 करिए, तो फिर इंटू 14 इंटू 10, इसका आपस में इंटू करके 0 लगा देना बस, ठीक ना। 4 चौको 16 हुआ, मतलब करेक्ट आंसर ये 6 वाला होगा। आप पूरा इंटू कर लीजिए, ठीक ना। 14 चौको 56 और 14 चौको 61, क्योंकि 5 आप कैरी लेंगे, और एक 0 है ये वाला 10, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से करेक्ट आंसर पहला ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक मेज का जो विक्रय मूल्य है वो 6875 रुपए है और लाभ % दिया है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखना, जब आपको कभी भी % दिया हो, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि दिया हो, और पूछ लिया हो कॉस्ट प्राइस, तो फार्मूला ही लगाइएगा, क्रय मूल्य बराबर हमेशा सेलिंग प्राइस के साथ 100 का इंटू जरूर होता है जब क्रय मूल्य पूछा जाता है, ये याद रखना ना। और अगर लाभ होगा तो 100 ऐड करना है, हानि होगा तो 100 को माइनस कर देना है। फार्मूला ये बन गया 100 प्लस प्रॉफिट %। अब बस प्यार से यहाँ पे आपको रखना और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी आपको। सेलिंग प्राइस क्या है 6875 इंटू 100 करना है, 100 प्लस प्रॉफिट %, तो यहाँ प्रॉफिट का मतलब लाभ % 25 दिया, तो 25 को जब आप जोड़ेंगे तो 125 होगा, ठीक ना। तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ठीक है। मैं एक बार अच्छे से डिवाइड कर लेता हूँ, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ऊपर 4 आया है। अब 5 से इसको डिवाइड करना, 5 एकम 5, 1, 5 3 15, ठीक ना, 3 बचा, तो ये 37 हुआ है, ठीक ना। तो 5 सते 35, 2 बचा, तो 5 5 25 आएगा। अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 सते 30, 4 3 15 और 4 एकम 15, ठीक ना। मैंने हासिल जोड़ते गया, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। 5500 आ रहा, ठीक है ना। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी हुआ सॉल्व, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 500 रुपए है और आपको 20% की लाभ हो गई है, यानी उसको आपने बेचा, ठीक है। जो लाभ हो वो जो 20% की हानि हुई, तो आपको बताना है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना होगा, ठीक ना, क्रय मूल्य, ठीक ना। ध्यान रखना हानि हुई है। अब मैं जब फार्मूला पढ़ा था तो आपको ट्रिक बता दिया हूँ कि हानि में क्या होगा और लॉस में क्या। हानि में माइनस कर देना भाई है। क्वेश्चन लास्ट 10, किसी धनराशि पर, ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर के जैसे ही है, सेम टू सेम, कुछ नंबर चेंज होंगे बस। किसी धनराशि, वो धनराशि नहीं पता है तो मैं धन को मान लिया P, 5 वर्षों के लिए, यानी टाइम आपको दिया है, जिसको एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राप्त साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब है SI,
सिंपल इंटरेस्ट जो है। धनराशि का 2/5 मतलब 2/5 मतलब 2p/5 हो गया। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ठीक ना। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, SI बराबर होता है SI बराबर P/R/T और अपॉन 100 होता है, इतना फार्मूला ही होता है, ठीक है। अब इसमें रखिए तो SI क्या हुआ 2p5, तो आप यहाँ रखेंगे 2p/5 और इज इक्वल P है ही, R की वैल्यू दी नहीं है और T जो दिया है 5 दिया है, 5/100 करेंगे, आ रहा समझो ना। अब यहाँ से काटना कूटना चालू, तो P से P कट गया भाई, ऐसा कट जाता है, ठीक है ठीक है। अब ये 5 जो है ऊपर जाएगा समझना, ठीक है, और 2 नीचे आएगा, तो हमें R से मतलब, तो R को हम रोक लेते हैं इधर समझना, और ये 100 है ऊपर चला जाएगा, R को रोकना। तो 2 × 100 होगा, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो तुरंत ऊपर जाएगी, ठीक है। ऐसे जो ऊपर होगा वो तुरंत नीचे, तो 5 × 5 हुआ, ठीक है। 5 से काट दीजिए तो 20 आया, अब फिर 5 से काट दीजिए तो 4 आ जाएगा, और 4 का गुणा जैसे 2 में करेंगे तो 8% होगा। तो आर की जो वैल्यू निकालनी थी वो 8% होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको आप वफादारी से सॉल्व करें और इनके आंसर जल्दी से जल्दी आप सेंड करें, ठीक है, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।